हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग क्लास 11th का रेस्पिरेशन चैप्टर कर रहे थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बायोलॉजी सब्जेक्ट। वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके नीट या फिर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर वीडियो नंबर 1 बना दिया है, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज लास्ट सेशन करने वाले वीडियो नंबर 2 या सेशन नंबर 2, जहाँ पर रिमेनिंग टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे, जो फर्स्ट वीडियो में नहीं कंप्लीट किया था, जिसमें आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी क्वेशंट। ये 2 मेजर टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसी का तीसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले तो ये समझे कि ये करता क्या है। देखिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसा 2 नाम बता रहा है, ये वाला, ये 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेशन होगा किसका, किसी रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल का, और वो क्या है NaDH2 या फिर FADH2। इनका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा, तो ये फॉर्म करेंगे Na+H2O एंड रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी यूज़ करके सेकेंड प्रोसेस होगा जिसको बोल रहे हैं फॉस्फोराइलेशन। तो ये फॉस्फोराइलेशन किसका करेंगे, ADP का, उसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन होगा और क्या बनेगा, ATP। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आएगा, ये जो पहला स्टेप में एनर्जी रिलीज हुआ, इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक। तो जब दोनों रिएक्शन को कपल्ड कर दें, फर्स्ट रिएक्शन एज वेल एज सेकेंड रिएक्शन, तो ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। होप सो ये समझ में आया। तो ओवरऑल समझ में ये आ गया कि यहाँ पर होने क्या वाला है। कोई भी 2 रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल हो, जैसे NaDH2 और FADH2। अब ये दोनों बनेंगे कहाँ से, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है। ये बनेगा या तो यहाँ पर TC साइकिल से, या फिर बन सकता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से, या फिर प्रोटीन ऑक्सीडेशन से, प्रोटीन को ब्रेकडाउन से, या इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में NADH का बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर। तो ये सब से जो फाइनल रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल NADH2 और FADH2 आएगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर या तो NAD+ बने अगर NADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर FAD बने FAD+ अगर FADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब इसी को हम लोग समझेंगे पूरा कि ये हो कैसे रहा है। अब इसको थोड़ा इसी प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साइट, इसका साइट कहाँ पर, मतलब कहाँ पर ये होगा। तो ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल, जिसको हम लोग क्रिस्टे भी बोलते हैं, क्रिस्टे। जैसे क्रिस्टे होगा कहाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है और ये है इनर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग पेरी मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और ये है अंदर का स्पेस मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्रिस्टा भी बोलते हैं। जिगजैग पैथवे से ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। अब इस इनर मेम्ब्रेन पर यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रहते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। टोटल 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स होंगे और इन्हीं का रिपीट्स होगा पूरे जगह पर। इन्हीं का 1 to 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स का रिपीट होगा पूरे इस इनर मेम्ब्रेन सरफेस पे। अच्छा, तो अब आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से लेके 5 तक क्या करेगा, यही पांचों मिलकर ये दोनों प्रोसेस करा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये दोनों प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से लेके 5 तक इन्वॉल्व है और इन्हीं को डिटेल में देखेंगे।
चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे NaDH, दो सबस्ट्रेट है NaDH2 या NaDH प्लस H प्लस लिखते हैं ऐसे, इसका ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम है NaDH डिहाइड्रोजिनेज, या दूसरा नाम इसका ऑक्सीडोरिडक्टेज भी है। ये इंजाइम है, कहाँ प्रेजेंट होगा, क्रिस्टा पे। अच्छा, ये करता क्या है, जब NaDH इसको मिला, अब वो कहाँ से मिलेगा, हम लोगों ने बात कर लिया TC साइकिल, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। TC साइकिल कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ। तो यहीं से NaDH निकला और ये NaDH का ऑक्सीडेशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब ये NaDH प्लस H प्लस कंबाइन करेगा, ये सोर्स ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों है। इसमें आएगा यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो दो सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट S1 है, दूसरा S2 है। ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है और ये वाला मॉलिक्यूल रिड्यूस फॉर्म में है, क्योंकि इसके पास H है। अब अगर इस एंजाइम के प्रेजेंस, ये एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है, तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये फॉर्म करेगा NAD प्लस, ऑक्सीडाइज हो गया, और अपना ये H इसको दे देगा यूबिक्विनोन को। तो यूबिक्विनोन क्या उसमें कन्वर्ट होगा, यूबिक्विनोन H2, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन। तो ये हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म और ये वाला हो गया ऑक्सीडाइज फॉर्म। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अब इस NaDH के डिफरेंट सब यूनिट्स पे। ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यानी मल्टीमेरिक प्रोटीन है, ये मोर देन 1 सब यूनिट के बने हुए हैं। तो इसमें 2 सब यूनिट तो एकदम याद रखना है, इसमें मल्टीपल सब यूनिट है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 2 दिखा रहा हूँ। एक होगा पहला वाला, इसमें और इसके ऊपर कोफैक्टर होंगे। तो इसके ऊपर पहला कोफैक्टर में दिखा रहा हूँ FMN, और दूसरे पर होगा FES। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ निकला, ये इलेक्ट्रॉन पहले वाले पर रिसीव कर लेगा और ये अब आगे की तरफ FES पर पास कर देगा। तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी NaDH and this H plus is going to be received, it is received by ubiquinone to form UbQH2, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म। और इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा डाउन द हिल, तो इसमें थोड़ा सा एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करते जाएगा। डाउन द हिल जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस एनर्जी को यूज करके 4H प्लस को मैट्रिक्स से भेज दिया जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पर। यह टेम्पोररी प्रोसेस है। क्यों भेजा गया, इस एनर्जी को यूज करके ये काम करवा लिया गया, अदरवाइज ये एनर्जी वेस्ट हो जाता। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो वेस्ट हो जाता। तो यहाँ पर जो पहला कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, जब NaDH का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये सपोज NaDH का ऑक्सीडेशन हुआ, Na प्लस प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। अब ये क्या करेगा, H प्लस को 4H प्लस को पंप कर देगा। 4H प्लस कहाँ से कहाँ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। ये ध्यान से समझना कि पहला वाला कितना पंप किया, 4, ओके। इलेक्ट्रॉन अब फाइनली FES के पास में है और हाइड्रोजन है यूबिक्विनोन के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का काम खत्म, बस इतना ही समझना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 1 के बाद में जाएगा ये 3 के पास, 2 को बाद में देखेंगे। इसका नाम है साइटोक्रोम BC1 ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर क्या होगा, यूबिक्विनोन जो प्रीवियस वाले में था वो रिड्यूस फॉर्म था, अब उसको ऑक्सीडाइज करना है, तभी तो नेक्स्ट राउंड ऑफ रिएक्शन का ये कंप्लीट कर पाएगा। तो यूबिक्विनोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए इससे लेगा साइटोक्रोम BC1 जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म है। फिर से ये एंजाइम आएगा, एंजाइम के प्रेजेंस में होगा और ये रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। तो अब ये
साइटोक्रोम Bc1 हो जाएगा रिड्यूस्ड, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और खुद ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज। होप सो ये समझा। तो अब इसकी वजह से फिर से एनर्जी रिलीज होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके पास था, यूबिक्विनोन के पास और हाइड्रोजन भी, तो अब जब इसके पास दिया तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास करेगा और हाइड्रोजन भी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन Bc1 में जो फ्लो करता है, ये भी मल्टीमेरिक प्रोटीन है, सारे मल्टीमेरिक प्रोटीन होंगे। इसमें पहला रहता है साइटोक्रोम B, उसके बाद FeS और साइटोक्रोम C1। तो इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन ये नेक्स्ट वाले में आएगा, तो नेक्स्ट अब ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो नेक्स्ट आगे की तरफ कहाँ आएगा, यहाँ, और ये फिर इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, जिससे फिर से थोड़ा सा कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी को यूज़ करके फिर से 4H प्लस मैट्रिक्स से कहाँ भेज दिया जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, तो अभी तक टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को पंप कर दिया गया, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से एंड 4 कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से। फाइनल इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास है, और साइटोक्रोम C रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो साइटोक्रोम C1। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 4, इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब ये करता क्या है, यहाँ पर साइटोक्रोम Bc1 से जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये जाएगा साइटोक्रोम AA3 के पास। लेकिन यहाँ से ये पास करने के लिए इनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक रहता है। देखिए, इनर मेम्ब्रेन और ये वाला है आउटर मेम्ब्रेन। बाइलेयर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, इसलिए 2 मैंने ड्रॉ किया, और इनके बीच में ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये वाला समवॉट क्या है, मैट्रिक्स, अंदर की तरफ क्या है, ये इसी तरीके से होगा मैट्रिक्स, तो ये है मैट्रिक्स। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 था, ये 1 है, सपोज ये वाला यहाँ पर 3 है, ये वाला 4 है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि 2 को डिस्कस नहीं किया अभी तक। तो पहला वाला जब NaDH ऑक्सीडाइज कर गया Na प्लस में प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोटॉन को कौन ले लिया, इसने यूबिक्विनोन ने। तो यूबिक्विनोन यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह होता है, ये इससे भी टच करेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे पास होता हुआ इसको चला जाएगा, और ये लेकर फिर कहाँ चला जाएगा, इसके पास। 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं जा सकता, मेम्ब्रेन तो नॉन पोलर होते हैं और इलेक्ट्रॉन पोलर है, नेगेटिव चार्ज है, तो नॉन पोलर पोलर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, यूबिक्विनोन फर्स्ट पे टच करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और थर्ड के पास चला जाएगा, उसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। जो थर्ड से फोर्थ के पास जाना है तो फिर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, लेकिन यूबिक्विनोन इस टाइम पे नहीं आएगा, इस टाइम पे आता है साइटोक्रोम C, ये वाला साइटोक्रोम Bc1 है। मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बता रहा हूँ कि साइटोक्रोम C एक छोटा सा प्रोटीन लगा रहता है जो साइटोक्रोम Bc कॉम्प्लेक्स से टच करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा इसके पास, और ये जाकर इसको इसके साथ टच करेगा और इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फोर्थ वन को। तो थर्ड से फोर्थ के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम C, और फर्स्ट और 3 के बीच में है यूबिक्विनोन। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनको कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये पूछता है कौन किसके बीच में है, तो यूबिक्विनोन फर्स्ट एंड 3 के बीच में है, और थर्ड एंड फोर्थ के बीच में है साइटोक्रोम C। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, साइटोक्रोम C। सबसे पहले साइटोक्रोम C ले लेगा, और साइटोक्रोम C इसलिए इसका नाम पड़ गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये एंजाइम साइटोक्रोम C के पास में इलेक्ट्रॉन को लेकर फिर पास करा देता है AA3 के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये साइटोक्रोम Bc1 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज,
ये साइटोक्रोम सी को देगा और साइटोक्रोम सी फाइनली देगा साइटोक्रोम बी A3 को। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म। फिर से यहाँ पर एनर्जी निकलेगा फ्लो करने में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, देखिए BC1 के पास तो पहले से था, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर C1 के पास इलेक्ट्रॉन पहले से। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा, पहले जाएगा साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन को लेगा, ऊपर से आ रहा है, कहाँ से, साइटोक्रोम C1 से। और ये इलेक्ट्रॉन को फिर किसको पास कर देगा, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। लेकिन वो मल्टीमेरिक प्रोटीन है, तो इसमें 4 मैंने बनाया। कॉपर सेंटर A होगा, पहला इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, उसके बाद साइटोक्रोम A के पास आएगा, फिर साइटोक्रोम AA3 के पास आएगा और उसके बाद कॉपर सेंटर B के पास जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करेगा और फिर से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। और ये जो एनर्जी रिलीज़ किया, फिर से कुछ प्रोटॉन को पंप कर दिया जाएगा। तो इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से सिर्फ 2 प्रोटॉन को पंप किया जाता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना किया टोटल अब तक NADH का कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, यहाँ पर अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 एंड 4 यूज़ करके कितना कर दिया गया, 10 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया गया। होप सो यहाँ तक क्लियर है। अब ये तीनों जो मैंने चारों लिखे, कॉपर सेंटर A, साइटोक्रोम A3 और कॉपर B, ये साइटोक्रोम AA3 के पार्ट है, ठीक है। ये सब कंबाइन करके बनते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन। अब फाइनली आ रहे हैं कि अब ये साइटोक्रोम AA3 जो रिड्यूस्ड फॉर्म में, इसको फिर से ऑक्सीडाइज करना ताकि नेक्स्ट राउंड ऑफ रिएक्शन कर सके। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए अब आएगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज फॉर्म है और ये रिड्यूस फॉर्म है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो साइटोक्रोम AA3 किस में हो जाएगा कन्वर्ट, ऑक्सीडाइज, और O2 माइनस हो जाएगा किस फॉर्म में, रिड्यूस्ड। अब ये O2 माइनस जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये O2 माइनस H प्लस ऑफ मैट्रिक्स और कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा, H2O। तो इसको बैलेंस कर लेंगे। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा यहाँ से कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ है ऑक्सीजन, और क्या फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा वाटर। होप सो ये क्लियर। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से लेकर 1, 3 एंड 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन से 4H प्लस किया, 4H प्लस, यहाँ से अभी तक ये भी 4H प्लस, और यहाँ से फाइनली 2H प्लस, और अब यहाँ पर वाटर बन चुका है मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का कंप्लीट सर्किट क्या है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको समझते हैं। NADH ऑक्सीडाइज किया Na प्लस प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के कोफैक्टर में जो था FN पास करेगा FES को, FES पास कर देगा UV किनोन को, UV किनोन से जाएगा साइटोक्रोम B में, फिर FES, फिर साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, और उसके बाद साइटोक्रोम C से आएगा फाइनली साइटोक्रोम नहीं कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर A से साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 से कॉपर सेंटर B, उसके बाद O2, और O2 बन जाएगा O माइनस, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यहाँ से पूरा ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। और अब ये फाइनली आ गया O2 के पास। O2 क्या करेगा, इस H प्लस के साथ में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा, वाटर। कहाँ बनेगा,
मैट्रिक्स में। तो यहाँ से यहाँ तक का कॉम्प्लेक्स जो है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3। और यहाँ से यहाँ तक का जो है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4। और यहाँ पर अब फाइनल दिखा रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, जिसकी वजह से 4H प्लस मैट्रिक्स से कहाँ भेजा गया, 4H प्लस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ से 4H प्लस मैट्रिक्स से 4H प्लस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और यहाँ से भी 2H प्लस मैट्रिक्स से 2H प्लस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये टोटल 10 प्रोटॉन को पंप किया गया। तो इस तरीके से फाइनल वाटर बना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 और 4 के इन्वॉल्वमेंट से क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक ATP का नहीं हुआ सिंथेसिस। अब देखेंगे ATP का सिंथेसिस। तो ATP का प्रोडक्शन बहुत ईजी है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर 5 यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ आप समझ में आएगा। सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 दो सब यूनिट से बना होता है, एक होता है F0 और एक होता है F1। F0 हमेशा मेम्ब्रेन पे एसोसिएटेड होते हैं और F1 बाहर की तरफ रहेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स की तरफ है, टुवर्ड साइटोप्लाज्मिक या मैट्रिक्स की तरफ। इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं ATP सिंथेस। तो इनका बहुत सारा नाम है। ATP सिंथेस लिख रहा हूँ, सिंथेटेस नहीं, सिंथेस। दूसरा F0 F1 पार्टिकल, इसी का तीसरा नाम है ऑक्सीजोम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये कैसे ATP का प्रोडक्शन करते हैं तो देखेंगे ध्यान से। ये जो H प्लस जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेजा गया था, व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, नाउ कंबाइंड टुगेदर एंड इट विल पास थ्रू दिस F0 F1 कॉम्प्लेक्स। अब इससे अंदर आएगा, और जब ये अंदर आएगा तो ADP प्लस PI कन्वर्ट करेगा ATP में। इट इज जस्ट लाइक फॉलिंग दिस प्रोटोन on the turbine, and turbine will rotate and this will convert substrate into product। तो ये ADP प्लस PI कंबाइन करके ATP बनेगा, इसलिए इसका एंजाइम का नाम पड़ गया ATP सिंथेस। लेकिन इसके लिए प्रोटोन का फॉल करना बहुत जरूरी है, फ्री फॉल ऑन दिस सरफेस। तो ये डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ, तब यहाँ पर ATP का सिंथेसिस होगा। तब सवाल ये उठता है कि ATP सिंथेसिस के लिए कितना प्रोटोन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू NCERT, जब दो प्रोटोन F0 F1 कॉम्प्लेक्स से पास करता है 2H प्लस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से 2H प्लस मैट्रिक्स की तरफ पास करेगा, तो एक ATP का सिंथेसिस होगा। 1 ATP सिंथेसिस रिक्वायर 2H plus movement from intermembrane space to matrix। NADH टोटल अभी तक कितना ऑक्सीडेशन करने के बाद में पंप किया, तो ये पंप किया ऑलमोस्ट 10 प्रोटॉन को। ये एनर्जी जो निकला, इस एनर्जी को यूज़ करके 10H प्लस मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजा। तो अब ये वापस आएंगे तो ATP का प्रोडक्शन करेंगे, इधर वापस आएगा तो F0 F1 कॉम्प्लेक्स से, यही F0 F1 कॉम्प्लेक्स से पास कर रहा है, तो यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होगा। तो आप सोचोगे 2H प्लस से एक ATP, तो जब 10H प्लस आएगा तो 5 ATP बनेगा। आंसर है नहीं, 5 नहीं बनता। यहाँ पर सिर्फ आउट ऑफ 10 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन ही इन्वॉल्व होते हैं ATP सिंथेसिस में। रिमेनिंग 4 प्रोटॉन लॉस हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, वो वेस्टेज हो जाता है। तो 60% एफिशिएंसी कहने का मतलब। तो यहाँ पर ये समझना है कि आउट ऑफ 10H प्लस ओनली 6H प्लस इन्वॉल्व इन ATP सिंथेसिस। किस केस की बात कर रहा हूँ, NADH की। तो 6H प्लस इन्वॉल्व होगा, तो इसका मतलब इससे कितना बनेगा, 3 ATP, सिर्फ 3 ATP बनेगा। इसका मतलब है फाइनल 1 NADH लीड्स टू
3 ATP फॉर्मेशन। बस अब लास्ट चीज़ आ रहे हैं इसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का क्या रोल है। NADH का तो हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और ये इंजाइम को हम लोगों ने देखा हुआ है TCA साइकिल में। कौन सा? 6th स्टेप, जहाँ पर सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है। सक्सिनेट विल कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट, और उसी से एक FADH2 भी बनता है। तो सेम इंजाइम क्या करता है, इस FADH2 को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। तो जो इसीलिए यही एक इंजाइम है जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड है, क्योंकि ये पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इसलिए मेम्ब्रेन एसोसिएटेड है, इनर मेम्ब्रेन में है ये। तो यहाँ पर FADH2 जो बना, ये ऑक्सीडाइज होगा विथ यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन NADH से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और FADH2 से भी ले सकता है। तो ये हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म और ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो अब क्या बनेगा, FAD प्लस यूबिक्विनोन H2। तो ये हो गया रिड्यूस्ड और ये हो गया ऑक्सीडाइज। लेकिन यहाँ पर कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, और इसीलिए कोई भी H प्लस का मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं जाएगा। तो ये प्रोटॉन का पंपिंग नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ ये सिंपल रिएक्शन होगा। और अब आगे हम लोग समझ रहे हैं कि यूबिक्विनोन अब आगे क्या करेगा। तो आप ये सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में हम लोग को मालूम है कि क्या होगा, UbQH2 अब साइटोक्रोम BC1 ऑक्सीडाइज को देगा और ये रिड्यूस कर जाएगा, और यहाँ पर साइटोक्रोम क्या होगा, BC1 रिड्यूस्ड और यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज, और इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगा, और ये एनर्जी क्या करेगा, 4 प्रोटॉन को पंप करेगा। तो वो तो हम लोग देख चुके हैं, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में यहाँ देख चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये वाला, ये रिएक्शन होगा। तो यूबिक्विनोन ये वाला चाहे तो ये NADH से आए, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, या FADH2 दोनों से आ सकता है। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोजीशन पे कहाँ रिएक्शन किया, यस यहाँ पर 1 और 3 के बीच में जो गैप बना हुआ है, इस गैप में हम लोग लगाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 2। तो ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये करेगा FADH2 को प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन अब यूबिक्विनोन को देगा, और यूबिक्विनोन अब आगे की तरफ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 तब इन्वॉल्व होगा जब NADH का ऑक्सीडेशन कराएगा, और उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 पे मूव करेगा, और इसमें ये 4H प्लस और 2H प्लस पंप करेगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के केस में ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 काम करेगा, किसके लिए, FADH2 जब रहता है, ये यहाँ से इसमें एंटर करेगा और यहाँ से फिर पाथवे सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसके लिए जब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इन्वॉल्व है, FADH2, जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो कितना प्रोटॉन पंप होगा, सिर्फ 4 प्लस 2 6। तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये फॉर्म करेगा FAD प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये भी रिलीज करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इस एनर्जी को यूज़ करके सिर्फ 6 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से कहाँ पंप कर पाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। क्यों 6, क्योंकि ये 4 प्लस 2 यही दोनों इन्वॉल्व है, ये वाला इन्वॉल्व नहीं होगा FADH2 के लिए। होप सो समझा। यहाँ पर भी सिर्फ आउट ऑफ 6 यहाँ पर 4 प्रोटॉन ही एफिशिएंटली ATP प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। 2 क्या हो गया, लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब 2H प्लस एक ATP बनाता है तो 4H प्लस से कितना ATP बनेगा, 2 ATP, यानी FADH2
का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वाटर यहाँ भी बनेगा और 2 ATP बनेगा। NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो वाटर वहाँ भी बनेगा, लेकिन वहाँ 3 ATP का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि FADH2 सिर्फ 6 प्रोटॉन को पंप कर सकता है, NADH 10 प्रोटॉन को पंप कर सकता है। तो जो मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रोटॉन को पंप करेगा ज़्यादा ATP फॉर्म कर सकता है। तो NADH फॉर्म्स मोर ATP कंपेयर टू FADH2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन। ये क्या है? ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है। तो रिस्पिरेटरी क्वेश्चन यहाँ पर, जिसको RQ या इसी को हम लोग रेस्पिरेटरी रेशियो भी बोलते हैं। इट इज़ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 required and oxygen released when one molecule of biomolecule completely oxidize in a balance reaction। तो ये रेशियो है किसका? वॉल्यूम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, या फिर इसी वॉल्यूम को हम लोग नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इन ए बैलेंस रिएक्शन। तो अब आर की वैल्यू की जो आर की वैल्यू क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या तो लेस देन 1 हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या तो इन्फिनिटी हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। यही 5 वैल्यू हो सकते हैं। इक्वल टू 1 कब होगा? तो ये एप्लीकेबल होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है C6H12O6 प्लस O2, ये फॉर्म करेगा CO2H2O प्लस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी और H2O बैलेंस कर H2O प्लस एनर्जी, तो जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 6, यहाँ लगाएंगे 6, यहाँ लगाएंगे 6। तो R की वैल्यू कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड तो 6 है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 6, तो दोनों का रेशियो 1। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए, ग्लूकोज के लिए R की वैल्यू 1 आएगा। अब आ रहे हैं ये लेस देन 1 कब आएगा? तो लेस देन 1 दो वैल्यू आते हैं, एक आएगा 0.9 और एक आएगा 0.7। 0.9 आता है जनरली प्रोटीन के लिए, जो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, और 0.7 आता है हम लोग जनरली फैट के लिए, या फिर ऑयल, लिपिड। ये सिंपली आर की वैल्यू ये दिखाता है कौन कितना फास्ट ऑक्सीडाइज हो सकता है। आर की वैल्यू जितना हाई की तरफ रहेगा वो उतना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। 1 कार्बोहाइड्रेट के लिए तो ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। प्रोटीन 0.9 है, ये भी ऑलमोस्ट जल्दी होंगे, लेकिन 0.7 कम है, तो ये ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी में रहेगा, देर से ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। अब आ रहे हैं ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में दो वैल्यू, एक है 4 और दूसरा इसका वैल्यू है 1.33। तो 4 होगा ऑक्जेलिक एसिड के लिए और 1.33 होता है मैलिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग मैलेट भी बोलते हैं। ये दोनों बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये याद रखना, 4 होता है ऑक्जेलिक एसिड के लिए और 1.33 होता है मैलिक एसिड, दोनों ग्रेटर देन 1 है। अब आ रहे हैं इन्फिनिटी और ज़ीरो। देखिए इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी तभी होगा जब आर क्यू की वैल्यू ऊपर की तरफ में कुछ भी वैल्यू रखूँ x डिवाइड बाई 0, तब ये इन्फिनिटी वैल्यू होगा। तो यानी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन CO2 का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में CO2 तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो उसमें भी कौन सा? इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल प्रोडक्शन जब मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल में विथ रिलीज ऑफ CO2, और यहाँ पर NAD+ भी बनता है, और यहाँ पर NADH का ऑक्सीडेशन हो जाता है, NADH चाहिए। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड बाई 0 यानी इन्फिनिटी। तो याद रखना है कि इन्फिनिटी किसका होता है वैल्यू, कहाँ प्रोडक्शन होगा? इथेनॉल फर्मेंटेशन में, इथेनॉल फर्मेंटेशन में इन्फिनिटी होता है। अब आ रहे लास्ट ज़ीरो। ज़ीरो किस कंडीशन में होता है?
ज़ीरो आर क्यू वैल्यू तब होगा जब यहाँ पर CO2 का प्रोडक्शन हो ही ना, CO2 का प्रोडक्शन और O2 प्रोड्यूस हो, O2 प्रोड्यूस हो, ठीक है, और CO2 का प्रोडक्शन नहीं हो, तो ये बेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर 0 डिवाइड बाई एक्स वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ ये कब होता है, ये होता है कैम प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्लेंट प्लांट, सक्लेंट प्लांट भी बोलते हैं। डेजर्ट में जो होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को जो रात में रेस्पिरेशन से रिलीज़ हो रहा है उसको कैप्चर करके कार्बन का फिक्सेशन कर लेते हैं। नाइट के टाइम में कैम प्लांट के बारे में मैंने फोटोसिंथेसिस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अपना मेजर काम CO2 का फिक्सेशन नाइट में करते हैं, क्योंकि इनके पास में स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा होता है जो नाइट के टाइम में काम करता है। तो CO2 जो रिलीज़ हुआ, कहाँ से रिलीज हुआ, फ्रॉम रेस्पिरेशन, उसको तुरंत कैप्चर करके कार्बन का फिक्सेशन कर लिया, फिक्सेशन, जिससे बनता है यहाँ पर फॉस्फोनिल पायरुवेट के साथ में CO2 कंबाइन करके ऑक्सोलो एसिटिक एसिड बना लेगा। तो CO2 यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन O2 तो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। O2 रिक्वायर्ड कहाँ, रेस्पिरेशन, इन रेस्पिरेशन। तो O2 तो चाहिए लेकिन CO2 नहीं रिलीज हो रहा है, तो उसको कैप्चर करके, इसलिए CO2 का वैल्यू 0 और O2 का कुछ फिक्स वैल्यू होगा, तो x लिखा है, तो 0 डिवाइड बाई एक्स, दिस वैल्यू विल बी 0। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी वैल्यू 0 होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का वैल्यू 0 होता है कैम प्लांट या सक्लेंट प्लांट। तो बस इसी के साथ में मैंने यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके क्विक रिवीजन ऑफ दिस रेस्पिरेशन चैप्टर के बारे में, फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट सेशन में आप किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं या सेशन चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट सेशन करूँगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।